19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका का खित्ता कॉन्गो अपनी कुदरती खूबसूरती और पुरस्कारियत की वजह से मशहूर था। यहाँ के घने जंगलात में एम्बूती कबीला रहता था। ओटा बेंगा इसी कबीले का एक बासलाहियत नौजवान था। वो कद में छोटा था, मगर उसकी हिम्मत और शिकार करने की सलाहियत बेमिसाल थी। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा था। उनके कबीले में दांतों को तेज़ करना खूबसूरती और ताकत की अलामत समझा जाता था। ओटा बेंगा को नहीं मालूम था कि उसकी यही खूबसूरती एक दिन उसे दुनिया के सामने वहशी साबित करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये वो दौर था जब बेल्जियम का बादशाह लियोपोल्ड दूम कॉन्गो के वसाइल लूट रहा था। बेल्जियम के अफवाज ने रबर जमा करने के लिए मकामी बस्तियों पर हमले शुरू कर दिए। एक दिन जब ओटा बेंगा शिकार से वापस लौटा तो उसके कानों में परिंदों की चहचहाट के बजाय मौत का सन्नाटा था। उसकी आंखों के सामने उसका घर जल रहा था। उसकी बीवी और बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। ओटा बेंगा, जो चंद घंटे पहले खुशहाल ख़ानदान का सरबराह था, अब एक तन्हा और टूटा हुआ इंसान था, जिसे ग़ुलामों के सौदागरों ने पकड़कर जंजीरें पहना दीं। 1904 में अमेरिका की रियासत सेंट लुइस में एक अज़ीमुश्शान आलमी नुमाइश मुनक्किद होनी थी। इस नुमाइश का मकसद दुनिया को इंसानी इर्तिका दिखाना था। इस काम के लिए एक अमरीकी ताजर सैमुअल वर्नर को अफ्रीका भेजा गया ताकि वो वहाँ से अजीबो-गरीब नज़र आने वाले इंसान खरीद कर लाए। वर्नर ने ओटा बेंगा को ग़ुलामों की मंडी में देखा। उसे ओटा बेंगा का छोटा कद और नुकीले दांत अपने कारोबार के लिए बेहतरीन लगे। उसने मुट्ठी भर नमक और चंद गज़ कपड़े के बदले ओटा बेंगा की ज़िंदगी का सौदा कर लिया। ओटा बेंगा को बहरी जहाज़ के निचले हिस्से में, जहाँ जानवर रखे जाते थे, डालकर अमरीका लाया गया। अमेरिका पहुंचते ही ओटा बेंगा को एक ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ा जिसका उसने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। उसे एक नुमाइश में रखा गया जहां लाखों लोग उसे देखने आए। अमरीकी अवाम उसे देखकर चीखते, उसे चुटकियां काटते और उसके मुंह में हाथ डालकर उसके दांतों को छूने की कोशिश करते। इस दौर के मशहूर अखबारात ने सुर्खी लगाई, अफ्रीका का आदमखोर अब अमरीका में। ओटा बेंगा खामोशी से ये सब सहता रहा। वो अक्सर अपनी ज़ुबान में रोता और अपने कबीले को याद करता, मगर तमाशाइयों के लिए उसका रोना भी एक तफरीह थी। नुमाइश ख़त्म हुई तो ओटा बेंगा को लगा कि शायद अब वो आज़ाद हो जाएगा, मगर उसके नसीब में कुछ और ही लिखा था। उसे न्यूयॉर्क के मशहूर ब्रॉन्क्स ज़ू के हवाले कर दिया गया। चिड़ियाघर के डायरेक्टर विलियम हॉर्नडे ने एक इंतहाई घिनौना मंसूबा बनाया। उसने ओटा बेंगा को बंदरों के घर मंकी हाउस में रखने का हुक्म दिया। ये वो पिंजरा था जहाँ एक डोंग नामी औरंगुटान रहता था। ओटा बेंगा को इस बंदर के साथ रहने पर मजबूर किया गया। उसे हुक्म दिया गया कि वो लोगों के सामने बंदर के साथ खेले और उससे बातें करे। पिंजरे के बाहर एक लोहे का बोर्ड लगाया गया जिस पर ओटा बेंगा की तफसीलात किसी जानवर की तरह लिखी गई थीं। इस पर लिखा था, अफ्रीकी पिग्मी ओटा बेंगा, उम्र 23 साल, कद 4 फीट 11 इंच, वज़न 103 पाउंड। पहले ही दिन 40,000 से ज़्यादा लोग इस पिंजरे के सामने जमा हो गए। लोग ओटा बेंगा पर फल फेंकते और उसे लकड़ियों से छेड़ते। ओटा बेंगा ने एक बार गुस्से में आकर एक तमाशाई को धक्का दिया, जिसके बाद उसे जंजीरों से जकड़ दिया गया। जब ये खबर न्यूयॉर्क के स्याह फाहम पादरियों तक पहुंची तो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पादरी जेम्स एच गॉर्डन ने चिड़ियाघर की इंतज़ामिया को एक ख़त लिखा जिसमें कहा गया, हमारा शहर दुनिया का सबसे मुहज़्ज़िब शहर कहलाता है, मगर यहाँ एक इंसान को जानवरों के साथ कैद रखना इस बात का सबूत है कि हम अभी तक वहशी हैं। इंतज़ामिया ने पहले तो इस एहतजाज को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब अखबारात में इस पर बहस शुरू हुई और लोग 2 हिस्सों में तकसीम हो गए तो मेयर ने मुदाखलत की और ओटा बेंगा को पिंजरे से निकालने का हुक्म दिया। पिंजरे से निकलने के बाद ओटा बेंगा को एक यतीम खाने में भेजा गया। उसके दांतों को नॉर्मल शक्ल दी गई ताकि वो वहशी ना लगे। उसे लिंचबर्ग वर्जीनिया में एक तंबाकू फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। वो अब कपड़े पहनता था, अंग्रेज़ी बोलना सीख गया था और लोग उसे ऑटो टाइट के नाम से पुकारते थे। बज़ाहिर वो एक आज़ाद अमरीकी शहरी था, मगर इसके अंदर का इंसान मर चुका था। वो अक्सर फैक्ट्री से गायब होकर करीबी जंगलों में चला जाता, दरख्तों पर चढ़ जाता और घंटों अपने वतन की समत देखकर रोता रहता। 1914 में जब पहली जंग अज़ीम छिड़ी तो बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र मुअत्तल हो गए। ओटा बेंगा, जो अपनी तनख्वाह से एक एक पैसा बचा रहा था ताकि वो अपने घर वापस जा सके, उसे एहसास हुआ कि अब वो कभी अपनी मिट्टी को नहीं देख सकेगा। उसका इकलौता सहारा उम्मीद भी दम तोड़ गई। उसने महसूस किया कि वो इस मुआशरे में कभी फिट नहीं हो सकेगा जो उसे एक बार पिंजरे में देख चुका है। वो खुद को एक जिंदा लाश समझने लगा। 20 मार्च 1916 की शाम ओटा बेंगा ने एक कमरे में आग जलाई। उसने अपने कपड़े उतार दिए और अपने कबीले का रवायती लिबास, जो उसने छुपा कर रखा था, पहन लिया। उसने अपने दांतों के पुराने निशानात को याद किया और अपने रब से अपनी ज़ुबान में दुआ मांगी। उसने एक चोरी की हुई पिस्तौल निकाली और अपने सीने पर ठीक दिल के मकाम पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। ओटा बेंगा की मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो एक ऐसा इंसान था जिसे जीते जी दफन कर दिया गया था।
उसे एक गैरनाम कब्र में दफन किया गया जिस पर कोई नाम की तख्ती भी ना लगाई गई। ओटा बेंगा की कहानी हमें ये सिखाती है कि तहज़ीब का मतलब बड़ी इमारतें बनाना या टेक्नोलॉजी हासिल करना नहीं है, बल्कि दूसरे इंसान को इंसान समझना है। 2020 में ब्रॉन्क्स ज़ू ने बाकायदा माफ़ी मांगी, लेकिन ओटा बेंगा की रूह शायद आज भी उन जंगलों में भटक रही है जहाँ से उसे छीना गया था।